जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। पर यहां तो कुछ तस्वीर ही नजर आ रही है, अलग अलग, जुदा जुदा। आजमगढ़ की बात करें, लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें, मथुरा की बात करें, बेटियां खुद महफूज नजर नहीं हैं और चीख चीख कर मानो कह रही हूं कि आखिर कहां सुरक्षित हैं ये बेटियां। मथुरा की बात कर लें, मथुरा में 2 दिनों बाद किस तरीके से पुलिस लगातार तफ्तीश करती रही और उसके बाद एक पिता ही अपनी बेटी का हत्यारा निकला। तो लखनऊ में एक मामला सामने आया किस तरीके से, और उसके बाद आजमगढ़ की जो तस्वीर नजर आई वो एक बार दिल्ली हत्याकांड से जुड़ी एक बार फिर नजर आई कि किस तरीके से प्रेमी जो प्रिंस है उसने अपनी प्रेमिका के 5 टुकड़े कर दिए। और क्या किस तरीके से शादी के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन जब नहीं मानी तो उसने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। ऐसे तमाम सारे मामले हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर बेटियों के साथ दरिंदगी क्यों, बेटियों से क्यों नहीं रुक रही है हैवानियत? तो आखिर बेटियां कैसे महफूज होंगी? दिल्ली में बेटी की गोली मारकर हत्या, ये वो मामले सामने आए। न जाने कितने ऐसे अनगिनत मामले हैं जो सामने नहीं आ पाते, लेकिन ये वो मामले हैं जो सामने आए। बेटी का कातिल पिता, मथुरा की खबर देखिए, कत्ल के बाद सूटकेस में किस तरीके से यमुना एक्सप्रेस वे पर सर्विस रोड पर फेंकी लाश, और उसके बाद 48 घंटे के बाद पुलिस लगातार तफ्तीश करती रही। और इस बीच मथुरा मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी तमाम सारे सवाल उठे और आखिरकार 2 दिन बाद एक बड़ी कामयाबी मिली कि पिता ही अपनी बेटी का हत्यारा था। आजमगढ़ की बात करें, जहां पर 5 टुकड़े किए अपनी प्रेमिका के, आराधना को क्यों मारा? सवाल यही है। दबाव लगातार बना रहा था किस तरीके से उस पर, और अब जो मामला सामने आए, ये तमाम सारे ऐसे मामले सामने आए, चाहे वो आजमगढ़ की बात हो मथुरा की हो, और लगातार इस तरीके से लखनऊ की बात हो या फिर दिल्ली की, अपने आप में ये मामले सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारे मामले हैं जिन पर आज हम एक बड़े पैनल के साथ कुछ जानेंगे और कुछ समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर समस्या है तो इसका समाधान भी है। समाधान किसे? कानूनी रूप से या फिर एक मनोवैज्ञानिक रूप से? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। एक बड़ा पैनल आज हमने खास आमंत्रित किया है। जल्दी से अभी जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, अपने मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आनंद जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ देश की जानी मानी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नेहा ऋषि श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नेहा ऋषि जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार आनंद जी के पास सबसे पहले आऊंगा। आनंद जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो हमने जो तस्वीरें दिखाई हैं लगातार, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं आज, बेटियों को लेकर के किस तरीके से महफूज नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले, क्योंकि आज मैंने शुरुआत में ही कहा था, आज मैं कोई राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आरोप प्रत्यारोप के बीच। आज मैंने इसीलिए अपने खास मेहमान को बुलाया है, डॉक्टर नेहा ऋषि जी को। नेहा ऋषि जी अपनी किताबें लिख चुकी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं साथ ही साथ। और एक बात और बता दूं कि कोरोना काल में इन्होंने 24x7 काम किया, जिस तरीके से समझा सकते हैं। और बड़ी बात यह कि लोगों को फ्री काउंसलिंग भी दे रही हैं। तो आज ऐसी मेहमान हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर नेहा ऋषि जी आपके पास आऊंगा। नेहा ऋषि जी, मैं पहले कोई राजनीतिक सवाल नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहा हूं, लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो आजमगढ़ की बात करें, मथुरा की बात करें, लखनऊ की बात करें, दिल्ली की, आपको प्रथम दृष्टया क्या लगता है ये किस तरीके की मानसिक विकृतियां हैं? आलोक जी, बिल्कुल आपकी ये जो भी बातें आपने अभी बताई मुझे, ये मानसिक विकृति, इसको बिना हम डायग्नोज किए इस तरह की चीज़ों को लेबलिंग तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस तरह का ये जो भयावह जो निर्णय जो लोग करते हैं, जो इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, वो कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इतने बड़े स्टेप लेता है, चाहे फादर हो, चाहे वो उसका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा स्टेप उठा रहा है कि उसकी हत्या कर दे रहा है, उसके 35-36 टुकड़े कर दे रहा है, तो ज़रूर उसके कहीं ना कहीं बीज काफ़ी दिनों से बोए गए ज़रूर रहे होंगे। वो उसके सामने कई बार, उन लड़कियों के सामने या उन लड़कों के सामने कई बार ऐसी सिचुएशन ज़रूर आती है जब उसको लगता है कि उसे विड्रॉ कर देना चाहिए या उसको साथ नहीं रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब
हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी गुप्त या कॉन्फिडेंशियल हो जाती हैं तो हम उसकी शेयरिंग करना ही बंद कर देते हैं। अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, सिर्फ एक सामाजिक डर कि कोई क्या कहेगा, अगर जान गया तो क्या कहेगा। इस डर के कारण बहुत सारे युवा और युवतियां बहुत सारे ऐसे गलत चीज़ों में मुझे लगता है इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, जिसका हश्र बाद में ये होता है। मुझे लगता है किसी को मार देना या किसी की हत्या कर देना ये इतनी सामान्य बात नहीं है। हम और आप एक चींटी भी नहीं मार सकते, एक छोटे से जानवर को भी हम तकलीफ नहीं दे पाते, और कोई अपना ही इतना प्यार का दावा करने वाला व्यक्ति अगर ऐसी हैवानियत दिखाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटना टुकड़ों में, थोड़ी कम चाहे ज़्यादा, कई बार हमारे सामने ज़रूर आई होगी। और ऐसी चीज़ें जब भी आए, पहली बार आए, तो उसका विरोध हमको उसी दिन से करना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो उसका अंत इसी तरह का हमारे सामने देखने को मिलता है। बिल्कुल इस तरीके का अंत होगा, लेकिन शुरुआत करनी होगी। कहां से शुरुआत करनी होगी, कौन करेगा, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। और मैं एक बार फिर से बता दूं, आज हम बहुत एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर के बात कर रहे हैं, संवेदनाएं साथ में हैं और कुछ चीजें निकल करके आए, कुछ एक तथ्यपूर्ण डिबेट, इसीलिए आज मैंने खास पैनल बुलाया है। जल्दी से एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, लगातार जिस तरीके से बेटियों को लेकर के तमाम सारे ऐसे मामले सामने आए हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, सिस्टम को लेकर, कहां पे लूप होल्स हैं, क्या कानून का जरा भी डर नहीं रह गया? आखिर सरकारें क्या कुछ कर रही हैं इस मामले में, जानना चाहेंगे जरा सबसे पहले आपकी टिप्पणी। देखिए, एक भी घटना, इस तरह की कोई भी घटना, चाहे वो निधि के साथ हुई, श्रद्धा के साथ हुई या दूसरे प्रदेशों से लेकर कहीं भी, ये पूरे समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए शर्मसार करने वाली चीज है और दुखी करने वाली बात है। लेकिन इनके खिलाफ कौन सी सरकार है या कौन सा प्रशासन है, किस तरह की कार्रवाई कर रहा है, यह भी एक देखने वाली बात है जी। निधि के साथ सूफियान लगातार बदतमीजी, बदसलूकी कर रहा था। उस दिन यह घटना हुई जी, उसके तत्काल बाद जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया, प्रशासन ने तत्काल सूफियान को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में वो घायल हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया। कोई भी घटना उत्तर प्रदेश में अगर हुई है तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उस पर कार्रवाई किया। आपको याद होगा गाजियाबाद में श्रीकांत त्यागी वाली जो घटना थी, एक महिला को किस तरह से अपशब्द कहे गए, उसके बाद तत्काल प्रशासन की तरफ से उस पर इनाम घोषित किया गया, उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। समाजवादी पार्टी के अन्य दलों के लोग पूछते थे कब बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर भी चलाया गया जी। एक ये मॉडल भी है कि क्राइम होता है तो हम तत्काल उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं जी। चलिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं, ये संदेशा देने की कोशिश की जाती है आनंद जी। लेकिन बड़ी बात ये सुनिए, तो आप मेरे सवाल का तो आप जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं जी, आप मेरे साथ ऐसी सजा या इस तरीके की कोई नजीर क्यों नहीं पेश की गई ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो? मैं खुद कह रहा हूं, आपका भी मन इस तरीके की घटनाओं से व्यथित होगा। नहीं, आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, चाहे वो एनसीआरबी का डेटा हो या आप टेलीविजन स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप भी सहमत होंगे और उत्तर प्रदेश की जनता ने भी इस पर मुहर लगाने का काम किया है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है, महिलाओं के प्रति सुरक्षा का भाव समाज में उत्पन्न किया है। कोई घटना हो रही है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। अभी एनसीआरबी का डेटा है कि उत्तर प्रदेश देश में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध में सजा दिलाने में नंबर 1 है जी।
देश का जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा दिलाने का औसत है वो 26 चलिए एनसीआरबी के आंकड़े भी अगर आते हैं तो वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें सरकार की वाहवाही होती है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पर है सजा दिलाने के मामले में, उस चीज को भी दिखाया। लेकिन अब जो चाहे वो आजमगढ़ की बात करें, मथुरा की बात करें, दिल्ली की बात करें, लखनऊ की बात करें, इन मामलों पर मैं आऊंगा। आनंद जी आपके पास भी हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए। समीर सिंह जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आ रहा हूं आपके पास भी। समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस के। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और दिलीप यशवर्धन जी कानूनी जानकार हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। समीर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकारें कोई भी हो, लेकिन इस तरीके की घटनाएं शायद कोई भी समाज, एक सभ्य समाज और 21वीं सदी में जाते भारत के लिए एक विडंबना ही कहा जाएगा। बिल्कुल आलोक जी, और अभी इसमें मैं कोई पॉलिटिकल एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं और जिस क्रूरता से घटना हो रही है, क्योंकि देखिए ये कोई आम, हालांकि एक मर्डर भी कोई एक आम एक्ट नहीं है, लेकिन ये मर्डर से बहुत अलग है। जिस तरीके से चाहे वो आजमगढ़ वाली घटना हो, चाहे वो लखनऊ वाली घटना हो, चाहे वो दिल्ली वाली घटना हो, और ये 3 मुद्दे शायद इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी जो दिल्ली वाला हत्याकांड हुआ था वो बहुत मीडिया में बहुत चर्चा पे आ गया, सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में आ गया, तो उसके चलते ये सारी घटनाएं शायद हमारे सामने ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन इसके ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं होता था या आगे नहीं होगा। और अगर इसमें हम ये कहें कि ये एक मानसिक, देखिए एक ये मानसिकता का तो एक प्रभाव है ही है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी इतनी क्रूरता से कोई कार्य करने, या इतनी क्रूरता पूर्वक, उसमें इतनी क्रूरता कहाँ से आती है, इतनी हैवानियत कहाँ से आती है कि वो, जैसे अभी हमारे साथ जो मनोवैज्ञानिक हैं इस पैनल पे, उन्होंने बताया कि एक चींटी मारने में सोचना पड़ता है या उसके बाद बुरा लगता है, और यहाँ पे हम एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं, एक जिंदा आदमी की बात कर रहे हैं, एक जिंदा महिला की बात कर रहे हैं जिसके साथ आपने इस तरह घटना करी। तो कहीं ना कहीं एक जो महिलाओं के खिलाफ स्पेशली जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उसको सही करने के लिए, या उसको एक सामाजिक लेवल पे, एक घरेलू लेवल पे एक काउंसलिंग हर व्यक्ति की होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। और उसके साथ साथ अभी क्योंकि क्या कहते हैं ये एक क्राइम है तो लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए है, तो सरकार कितना इतनी चाक चौबंदी, अगर खासकर अगर क्लेम किया जा रहा है, बनेगा सरकारें क्या कदम उठाती है इसके लिए, ठोस कदम, और विपक्ष किस तरीके से इस बात को उठाता है। मैं एक बार प्रदीप जी के पास आऊंगा। प्रदीप जी, कुल मिलाकर के मेरी समझ से चाहे कोई कांग्रेस से हो, समाजवादी पार्टी से, बीजेपी का मुद्दा ये राजनीतिक नहीं है, मामला है यहाँ पर बेटियों के साथ जो हैवानियत का ये मामला है, और उसके लिए मेरी समझ से शायद सबकी सोच एक सी होगी, सबकी संवेदनाएं एक सी होंगी। मुझे नहीं लगता आप भी हमसे डिफर करते होंगे, क्यों प्रदीप जी? देखिए, जब इस तरीके के कोई भी जघन्य अपराध घटते हैं तो, और वो बेटियों के प्रति अगर हों, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा खेद का विषय होता है, और संवेदनाएं उन परिवार के साथ भी होती हैं जिनके लिए ये हानि हुई है। इस तरीके की मानसिकता के लोग कोई नए नहीं पनपे हैं, पिछले काफ़ी समय से देखेंगे आप तो रहे हैं लोग, ऐसे लोग रहते हैं समाज में, और राजनीति बिल्कुल भी इस पर नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का मानना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठ करके यहाँ एनसीआरबी का डेटा देते हैं कि सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो इस मामले को एनसीआरबी का एक डेटा और आया है, तो एनसीआरबी का डेटा ये भी है कि महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो जाता है। अगर आप देखेंगे 2016 से लेकर के 2020 तक का खाली डेटा अगर आप उठा लेंगे तो उसमें देखेंगे 20,000 से ज्यादा महिलाओं की हत्याएं हो जाती हैं। पूरा डेटा दिया हुआ कि ईयर वाइज एनसीआरबी ने डेटा निकाला, और हर वर्ष 2016, 17, 18, 19 मेरे पास डेटा पूरा है, मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ। 2016 में 4,889, 2017 में 4,324, 2018 में 4,018, 2019 में 3,806, और 2020 में 3,779, और 2021 में 3,700 कुछ मामले दर्ज किए जाते हैं, जो कि अभी तक की 2021 के अगर आंकड़ों को आप मिला लेंगे तो 23,000 से ऊपर चले जाते हैं। डेटा तो आपने खूब रख दिया जी, उत्तर प्रदेश इस मामले में आपकी टॉप पे है। भी थी चुनाव के पहले लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन आपने विपक्ष के तौर पर कितनी बार आवाज उठाई इस मुद्दे को लेकर के? देखिए, जब आवाज उठाती है कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई। जी आ रहा हूं, मैं अभी आनंद जी के पास आऊंगा, लेकिन पहले प्रदीप जी से जरा सवाल का जवाब ले लेता हूं। कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई हर उस मुद्दे पे जब इस तरीके के कोई भी जघन्य अपराध हुए हों या मानव संवेदनाओं को जब भी आहत किया गया है, वो किसी भी रूप में हो, तब तक कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई। वो चाहे हाथरस का कांड हो, कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी जी, आपको याद होगा कि रात में
निकल पड़ी थी सड़कों पे, चाहे उन्नाव की घटना हो जहां पे इनके बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर द्वारा किस तरीके से कुकृत्य किया गया, उसके बाद उसके परिवार को मरवाने का काम किया जाता है, तब भी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरी थी। आप जब भी बेटियों के खिलाफ हो या किसी भी, मैंने अभी बताया, जब भी मानव संवेदनाओं को आहत करने वाला कार्य कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किया हो या उसके नेताओं ने किया हो, तो लेकिन मुझे तो लगता है इस मामले को लेकर के, संवेदनशील मुद्दे को लेकर के सभी राजनीतिक दलों को एक साथ मिल करके आना चाहिए आगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय अभी अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए थे। पीठ क्यों थपथपाएंगे? एनसीआरबी के आंकड़े को लेकर के बात कर रहे थे, मैं भी एनसीआरबी का डेटा ही दे रहा हूं, एनसीआरबी का डेटा ही है। कहेंगे आनंद जी, चलिए आनंद जी का जल्दी से वर्जन ले लेते हैं। आनंद जी अपनी बात रखिए जी। मैं एक चीज, जो प्रदीप जी कांग्रेस के जो अभी प्रवक्ता हैं, ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने डेटा दिया कि 3000 कुछ जो है बलात्कार की घटनाएं 2021 में हुई हैं, इन्होंने बताया। मैंने महिलाओं के प्रति बलात्कार की घटनाएं नहीं बताई, आप देखिए फिर उसको गलत कह रहे हैं। मैंने बलात्कार की घटनाएं नहीं बताई, मैंने महिलाओं के प्रति हुए अपराधों की घटनाएं। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, आप गलत बयानबाजी करेंगे तो उसको सुनने के लिए मैं अरे सुन लीजिए ना भाई, नहीं तो गलत बयान। अच्छा ये बताइए, मैंने आप छोड़िए, आपको पता है कि आपको पता है कि दुष्कर्म के मामलों में पूरे देश में कौन सा प्रदेश टॉप पे है? कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय मुझे बताएंगे दुष्कर्म के मामलों में कौन सा प्रदेश टॉप पे है? अरे महिलाओं के प्रति अपराध राजस्थान है। दुष्कर्म का मामला आज जिस डिबेट में मैं बैठा हूं, वो दुष्कर्म का मामला नहीं है, वो महिलाओं के प्रति हुए किसी भी तरीके के अत्याचार का मामला है। दुष्कर्म के मामलों में, हत्याओं के मामले में, अरे भाई आज बैठ करके डेटा देंगे। जिसके आधे से ज्यादा बड़े नेता बलात्कारी है, जिसका उत्तर प्रदेश का विधायक बलात्कार करता है, उसके बाद उसके परिवार को मरवाने का काम करता है। आपके कौन कौन से नेताओं के ऊपर क्या चर्चा चल रही है राजनीतिक दलों की? देखिए अकबर जी के ऊपर लग जाता है, सुनिए जी के ऊपर पूरी बात सुनिए, नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, मैं गिना सकता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, बलात्कार पे क्या बात करेंगे? आप बलात्कार पे बात करने क्या बताएंगे? अरे आप जवाब दीजिए ना। अरे आप बताइए ना, आपने क्या कार्रवाई की? एमजे अकबर जी के ऊपर क्या कार्रवाई की? शहनवाज हुसैन के ऊपर क्या कार्रवाई की? साक्षी महाराज जी के ऊपर क्या कार्रवाई की? चिन्मयानंद तो आप जेल चले गए, आपके संरक्षण में फल फूल रहे थे, बताइए आपने क्या कार्रवाई की? ये नहीं होना चाहिए जिस पर चर्चा हो रही है, राजनीतिक दल मुद्दा कर रहे हैं, जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, चर्चा इस पर होनी चाहिए। इस सवाल का मैं जवाब दिलीप यशवर्धन जी से कंप्लीट कर लेने दीजिए जी। हाँ अपनी बात रखिए पहले। अच्छा ठीक, आनंद जी अपनी बात रखिए पहले, जल्दी से, फिर मैं अभी आऊंगा आपके पास। जी आनंद जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, मुझे एक चीज, इन्होंने कहा हाथरस पे हमने खूब संघर्ष किया, उन्नाव पे। श्रद्धा पे आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? निधि पे आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? आप इस मुद्दे को लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ठहराकर लव जिहाद के मामलों से बचना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कवर लेकर के आ गए, आपके पास वही बचा हुआ है, आप वही बात करेंगे, आपके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप लव जिहाद लेकर के आ गए, आप लव जिहाद लेकर के आ गए, आपके पास अपनी कानून व्यवस्था को फेलियर नहीं बता सकते। कानून व्यवस्था का सीधा सीधा फेलियर है। कैसा कानून का राज है? इस तरीके की घटनाएं घटती चली जा रही हैं, कैसा कानून का राज है? इस पर होनी चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं की अर्जित ना हो। मैं एक बार दिलीप यशवर्धन जी के पास आ रहा हूं। दिलीप जी देखिए, अब ये बात चर्चा कहां से शुरू हुई और कहां से शुरू हो गई? अब तेरे राज्य में और मेरे राज्य में इतनी छेड़खानी। बात यह है कि छेड़खानी के मुद्दे किस तरीके से, लव के, मर्डर के किस तरीके से सामने आए। चर्चा एक स्थायी समाधान की होनी चाहिए कि तेरा राज्य राजस्थान में ये है तो मध्य प्रदेश में ये है, यहां पर ये सरकार है। इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए, इसमें सभी सरकारों को एक साथ मिलकर के करना चाहिए। मामला बहुत संवेदनशील है, इसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए। आलोक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं खुद भी इस बात को मानता हूं कि महिला किसी प्रदेश की नहीं है, वो पूरे देश में है। और अपराध अगर किसी एक प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है तो ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरे प्रदेश में कम हो रहा है तो वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है। हमें कुल मिला के महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात कर रही हैं तो वो सुरक्षा पूरे देशव्यापी लेवल पर होनी चाहिए, किसी प्रदेश या किसी मोहल्ले या किसी शहर के लेकर के बात नहीं करनी चाहिए। और एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स जो कहते हैं कि जो 2021 का डेटा है एनसीआरबी का, उसमें मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आगे रहा है महिलाओं के प्रति अपराध में। ये अलग बात होगी, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। देखिए, इस देश में 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए तो इस देश में हर चीज़ कानून से ही गवर्न हो रही है। और आप किसी भी चीज़ को अगर रोकना चाहते हैं, स्पेशली अपराध को रोकना चाहते हैं, तो उसको आप कानून के माध्यम से ही रोक सकते हैं। जी, इस देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10 से ज्यादा कानून बने हुए हैं। वो सुरक्षा चाहे वर्क प्लेस पर लेकर के हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के हो, चाहे वो अपराध किसी तरह का सड़क पे हो जाए उसको लेकर के हो जी। लेकिन क्या महिलाएं इस बात से जागरूक हैं, या क्या जो पुरुष इस घटनाओं को अंजाम देते हैं वो इन कानूनों से वाकिफ हैं? नहीं जी। है। मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप देश में वाकई में सुरक्षा लाना चाहते हैं तो जो कानून है वो कानून आपके रेगुलर पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए। जी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपराध इसलिए कर बैठते हैं जी। कि हमें ये नहीं पता होता है कि ये करना अपराध है या इस अपराध को कर देने से ये परिणाम सामने आ जी सकते हैं। नहीं, दिलीप जी, निर्भया के बाद मामला सामने आने के बाद कानून में किस तरीके से कई बदलाव किए गए, सख्ती लाई गई, उनका कुछ असर आप देख पा रहे हैं नहीं, क्या? देखिए- क्या कानून अगर सख्त लाया जाएगा तो उससे चीजें रुक जाएंगी क्या? आलोक जी, हाँ। कानून में बदलाव देखिए, हाँ। इस देश की एक मानसिकता है, लोगों का ये मानना है कि जो कानून है वो वकीलों और अदालतों के लिए है, आम जनता का कानून से कोई लेना देना नहीं। जबकि कानून जो बनते हैं वो आम जनता के लिए बनते हैं और आम जनता को पहले जानने चाहिए। वकील तो उस कानून का इंटरप्रिटेशन करता है, अदालतें उस इंटरप्रिटेशन के ऊपर अपना जजमेंट देती हैं, लेकिन वास्तव में कानून अगर किसी को जानने की जरूरत जी। है तो वो आम जनता को, लेकिन वो जानेगा कैसे? जी। इस देश की एक बड़ी विडंबना है, इस देश की संसद हमसे ये उम्मीद करती है कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाएं। हमारे देश के भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं, पहली फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज टू अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कहता हूं कैसे? किसने मुझे कानून पढ़ाया कि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाऊं? किसने मुझे संविधान बताया कि मुझे संविधान के सारे प्रावधान पता होंगे? ये जिम्मेदारी पहले सरकार की आती है कि आप कानून को, संविधान को रेगुलर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाइए और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करिए ताकि इस देश का हर बच्चा अपने देश के कानून को जाने तो सही क्या है, गलत क्या है, इसको पता तो हो। बीजेपी के प्रवक्ता से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं नेहा ऋषि के पास आ रहा हूं। नेहा मैम, जिस तरीके से लगातार ये सारी चीजें एक तरफ है, जब हम समस्याओं की बात कर रहे हैं तो समस्या के समाधान को लेकर भी बात करें, और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि आप 24/7 किस तरीके से काम करा कोरोना के समय में, और आप फ्री काउंसलिंग भी देती हैं। मेरी समझ से आज जिन्होंने भारत समाचार को ट्यून किया, जो ये देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा काउंसलिंग के तौर पर आप क्या सुझाव, क्या कुछ संदेशा देना चाहेंगे, किस तरीके से इस तरीके की जो मानसिकता रखते हैं? आलोक सर, सबसे पहले तो मैं अभी सबकी बातें सुन रही थी। हाँ, हाँ। और मैं इन सब से हटकर एक बात कहना चाहती हूँ कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वह परिवार में पैदा होता है, ठीक है? तो उसकी परवरिश क्या है, उसके संस्कार क्या है, उसके घर का माहौल क्या है, कि उसकी बदतमीजी या उसकी किसी भी गलत हरकतों को परिवार टॉलरेट करता है या फिर उसको करेक्ट करता है, उसको आगे सही चीज़ सिखाने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि सम्मान करना या किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना या आप किसी के साथ फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म किसी को ना पहुंचाएं, इसके लिए कानून या कोई भी सरकार तो बहुत दूर का रास्ता है। ये सबसे पहले तो ये हमारे परिवार, हमारे स्कूल, हमारी जो बेसिक पेरेंटिंग है वहाँ से होकर निकलता है। तो मुझे लगता है कि ये केस आज महिला का है, मान लीजिए यही केस किसी पुरुष का हुआ होता, उसके 36 टुकड़े हो गए होते, तो क्या हम इसकी सुरक्षा की बात नहीं करते? यहाँ पर बात कुल मिलाकर आ रही है नैतिक शिक्षा की, कि कैसे हम सही तरह से गाइडेंस दें अपने बच्चों को, उनको इन सारी चीज़ों के लिए सेंसिटिव बनाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शिक्षा आपको परिवार से मिलती है, इसकी पहल होनी चाहिए स्कूल से। तरह तरह के ऐसे कार्यक्रम, ऐसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स बच्चों के समक्ष आने चाहिए, और इस तरह की काउंसलिंग भी उनको 1-to-1 मिलनी चाहिए कि अगर कोई भी उनके साथ घटना है या कोई उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो उनको टॉर्चर कर रहा है, वो अपने परिवार में नहीं बता पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो जाकर निसंकोच गोपनीयता के साथ अपनी बात रख सके, जिससे कि कोई भी समस्या पर बहस करने से, समस्या पर चर्चा करने से मुझे लगता है कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें समाधान की तरफ होना हो कि दूसरी श्रद्धा और दूसरी निधि ना डेवलप होने पाए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना और सही तरह से शिक्षा बच्चों को परिवार, स्कूलों में मिलना बहुत ही जरूरी है। नेहा जी, एक बहुत प्रैक्टिकली सवाल मैं जमीनी स्तर पर पूछना चाह रहा हूँ। जो आजकल माँ बाप वर्किंग में रहते हैं, जिनके बच्चे जा रहे हैं, जो बहुत कम समय दे पाते हैं, वो लोग क्या करें? और उनके स्कूलों में किस तरीके से सिखाया जाता है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है? ये तमाम सारी चीजें, मॉरल वैल्यूज को जिस तरीके से, जब हम नैतिक मूल्यों की बात करते सिखाया जाता है, वो बच्चे कहाँ जाएं, किस तरीके से? अगर आप कुछ ऐसा कैंप या कुछ ऐसी चीजें बता सकती हैं, कोई ऐसी बुक है जो सजेस्ट कर सकती हैं, ताकि मेरी ये आज की डिबेट भी बहुत सार्थक साबित हो। देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही। हाँ। आज सभी लोग वर्किंग है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि हम घर शाम को पहुंचते नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे 24 घंटे के, हमारे पैनल में भी जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि 24 घंटे में कोई एक ऐसा समय आप ज़रूर निकालें जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। क्योंकि जब हम 1 to 1 एंगेज होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि वो तनाव में है या वो फियर में है या कोई परेशानी है। क्योंकि अगर हमारा 4-4 दिन किसी से इंटरेक्शन ही नहीं होगा, सिर्फ वर्क ही चलता रहेगा, तो हमें लगता है कि घर में ही उसकी शुरुआत हो जाती है और हम उसको चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग है या कोई भी है, आपको इंटरेक्शन बच्चों से, क्योंकि अब ज़माना बहुत चेंज हो चुका है, हम 21st सेंचुरी में हैं, तो बच्चों से आपको इंटरेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके भी पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जो पुरुष वर्ग है, सबसे पहले तो वो अपनी बीवी, अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करे, अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करे, अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करे। क्योंकि जो आप करते हैं, साइकोलॉजी ये भी कहती है कि हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। अगर हम अच्छा केयर, कंसर्न, प्यार, मोहब्बत घर में सीखते हैं तो हम वही डिलीवर करते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं हिंसा सीखते हैं तो हम बाहर निकलकर उन चीज़ों को भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपके घर का एनवायरनमेंट क्या है। और यही बात है कि कोई एक बार गलती कर रहा है, आप उसको नहीं टोक रहे, वो 2 बार कर रहा है, आप उसे नहीं टोक रहे, वो कप फोड़ रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे, वो दरवाज़ा तोड़ रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे, वो कपड़े फाड़ रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे, तो कल उसने बंदूक चला दी तो आप क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है कि बदतमीजी या गलती या नेगेटिव चीज़ों को फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मिनट स्टॉप कर देना चाहिए। चलिए, यानी कि चीजें घर से आप सुधारने की कोशिश करें। समीर जी, घर की बात करें, मैं बहुत प्रैक्टिकली सवाल कर रहा हूं। घर पे अब आप देखिए आजकल का माहौल, इंक्लूडिंग मी, मैं भी देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं। घर में देखिए जितने सदस्य हैं सब अपना अपना मोबाइल, अपनी अपनी सर्फिंग कर रहे होते हैं। ये तो माहौल अब आज का हो गया है। जी बिल्कुल। अभी जो बात मैम बोल रही थी उसमें कई सारी बातें बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। अगर आप देखिए कि आज 2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अब ये कहते हैं कि ठीक है उसमें पेरेंटल कंट्रोल है, ठीक है वो यूट्यूब पे सिर्फ बच्चों वाला कंटेंट ही देख रहा है, लेकिन एक 2 साल के बच्चे, एक 3 साल के बच्चे जिसने अभी सही से मामा पापा बोलना नहीं सीखा है, उसके हाथ में अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो उसको आगे के रेडी क्या कर रहे हैं? क्योंकि जब वो इस लेवल पे आएगा, जब उसको सामाजिक ज्ञान चाहिए, जब उसको लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो सब सीखने की उम्र आएगा, तब वो सिर्फ अपने फोन में ही लगा रहेगा। क्योंकि आपसे बात करना तो उसने सीखा नहीं घर पे। पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर जैसे कि मैम अभी कह रही थी कि अगर कोई कुछ रिएक्शन दे रहा है, कोई कुछ तोड़फोड़ कर रहा है और आप उसके लिए बिल्कुल आपको परवाह ही नहीं है, तो परवाह नहीं है वो भी दिक्कत है। लेकिन अगर सिर्फ परवाह के चलते आप उसको खाली मार कुटाई कर रहे हैं तो वो भी दिक्कत है। उसको समझाना बैठा के कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उसके साथ ये बैठ के समझना कि उसको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहा है। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो मैम जैसे किसी साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट के पास उनको ले जाना। ये सब बहुत ही अर्ली स्टेज, जो नर्चरिंग की स्टेज होती है, वहां से क्या कहते हैं स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम आगे चल के एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां पे इस तरह की घटनाओं का कोई भी स्कोप ना हो। और ये हो गया घर के लेवल पे। आगे घर के बाद सबसे ज्यादा समय बिताता है एक बच्चा अपने स्कूल में। तो स्कूल में ऐसे पाठ्यक्रम, जैसे दिलीप जी ने बोला कि इस तरीके की, जैसे कि आपको लॉ के बारे में जानकारी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी, करेक्ट बिहेवियर के बारे में जानकारी, ऐसे करिकुलम होना हमारे कोर्स, चाहे वो यूपी, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, इस तरीके के सब्जेक्ट्स करिकुलम में आने बहुत ज़रूरी हैं। ताकि और एक मॉरल लर्निंग तो है ही ज़रूरी, उसके साथ साथ लड़कों का ये चीज़ कि लड़कियों के साथ किस तरीके से बर्ताव करना है। क्योंकि मेजॉरिटी अब स्कूल्स कोएड हो गए हैं, तो लड़कियां साथ में पढ़ती हैं, उठती बैठती हैं, तो उनके साथ अगर करेक्ट बिहेवियर करने की उनको आदत पहले से ही पड़ जाएगी, एक नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा कई बार दिल्ली में कई स्कूल्स में हमें एक ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे अलग अलग रूम्स टाइप के, जहाँ पे महिलाओं के लिए, फीमेल या स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है। तो जब ऑब्जेक्टिफिकेशन सीख रहे हैं तो फिर वो आगे चल के उसी राह पे ही चल रहे हैं जहाँ पे आगे चल के वो सिर्फ एक महिला को एक सामान की तरह देखते हैं, उसको एक अपनी डिजायर की तरह देखते हैं और कुछ नहीं। तो सम्मान नहीं आता है। तो सम्मान करना बहुत जरूरी है और सम्मान सिखाने के लिए पहले घर, फिर स्कूल और आगे चल के सरकार इन्वॉल्व होगी। जबकि अच्छे सुझाव आए हैं। देखिए अब लगातार देखिए विपक्ष हो चाहे कुछ, आज सारी डिबेट अब एक तरफ, अब सुझाव आने देखिए शुरू हो गए। समीर जी ने भी कितनी अच्छी चीजें बताई। आनंद जी, कुल मिलाकर के देखिए अब जो बहस है अब वो राजनीतिक मुद्दों से परे हो गई है, अब वो सार्थकता पे आ रही है। और किस तरीके से जो मैं चाह रहा था कि जिस ट्रैक पे आए, तमाम सारे सुझाव आ रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से अब सिस्टम जो है या स्कूलों में स्कूली व्यवस्था है, किस तरीके से लूप होल्स हैं और उनको कहीं ना कहीं बदलवाने की जरूरत है और उसकी शुरुआत आज से ही करेंगे आप?
देखिए बिल्कुल ये जो भी सुझाव इन लोगों ने दिए हैं हाँ, और हाँ। जिस तरह की बातें हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चा सबसे पहले अपने घर से सीखता है, फिर जब वो घर से निकल के स्कूल में जाता है तो स्कूल से सीखता है और अपने वातावरण, अपने समाज से सीखता है। और घर से अगर उसको अच्छा वातावरण मिलता है या उसको स्कूल से या बाकी जगहों से अच्छा वातावरण मिलता है तो वो एक अच्छा नागरिक बनता है। निश्चित रूप से आने सभी सरकारों ने, मतलब देश की में अन्य राज्यों में भी जो सरकारें हैं, सभी सरकारों ने इस दिशा में बेहतर कदम उठाने की कोशिश की है। आजकल स्कूल में बच्चों को कई जगह नैतिक शिक्षा भी देने का काम किया जा रहा है। इसके बाद उनको इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। सरकार के स्तर पर जो भी कार्य होगा, जो भी चीजें होंगी, हमारी सरकार उसको करेगी ताकि हम एक अच्छे वातावरण का, एक माहौल का निर्माण कर सकें। उत्तर प्रदेश में सभी को सुरक्षित जो है वातावरण दे सकें, सभी को सुरक्षित जो है समाज दे सकें। और इसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कार्य कर रही है और यही वजह रही है कि जनता का बार बार आशीर्वाद भी सरकार को मिल रहा है। प्रदीप जी देखिए, अब आप देखिए सुझाव भी आने शुरू हो गए। अब आप कितना सहयोग करेंगे अब सरकार की इस सराहनीय पहल की? देखिए, जब भी कोई कदम सरकार के द्वारा हाँ। देश की या प्रदेश की जनता के हित के लिए उठाया जाता है तो उसमें विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी अपना सहयोग जरूर देती है और देना भी चाहिए। और इस तरीके के संवेदनशील मुद्दों को ले करके अभी डॉक्टर मैम का जो भी सुझाव आया या समीर सिंह जी ने जो दिए सुझाव या दिलीप जी ने, वो सारे स्वागत योग्य सुझाव हैं और उन पे सरकार को, केंद्र की सरकार को, क्योंकि कानून बनाने का काम या जो भी है वो केंद्र से ही होता है, उसमें पहल करनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी चीज़ तो इस पूरी डिबेट से मुझे ये चीज़ समझ में भी आ रही है और पहले से भी ये चीज़ लगती रही है कि परिवार जो है वो इसमें बहुत अहम रोल निभाता है। क्योंकि परिवार में हमने जो चलन में देखा है, अधिकतर लोग अभी तक यही कहते रहे हैं, या गांव घर में मैं गया तो वहाँ देखा है कि लोगों ने बोला कि लड़कियों को समझाते रहते हैं कि बेटा आपको रात में 9 बजे नहीं निकलना है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो उन चीज़ों से हट करके मैं उन लोगों से ये निवेदन भी करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि आप लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी ये चीज़ों की समझ सिखाएं कि उनको क्या नहीं करना है, उनको कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर पैरेलल बिल्कुल पैरिटी के साइड आप देखेंगे कि लड़की के साथ साथ अगर लड़के को भी कहने के लिए तो समाज में बराबरी का आ गया, मगर अभी भी आप अगर देखेंगे बहुत से दूरवर्ती गांव क्षेत्रों में मिलेगा जहां पे बराबरी का सिस्टम नहीं चलता है। वो लोग अभी भी लड़कियों पे अगर किसी तरीके की कोई छेड़खानी भी हो जाए तो वो क्या करेंगे, डांट फटकार लड़कियों पे ही लगाएंगे। जबकि होना क्या चाहिए कि आपको उस लड़के ने बदतमीजी करी है तो उस लड़के के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब हम इस चीज़ को ले आएंगे, घर परिवार से शुरुआत करेंगे कि लड़कों को भी ऐसी शिक्षा दें कि नहीं, आपको इस तरीके का कोई भी कुकृत्य नहीं करना, कोई कृत्य ऐसा नहीं करना है जो समाज में आपको अलग दृष्टि से देखा जाए और आपको समाज से काट कर अलग कर दिया जाए। तो आप अगर ऐसी शिक्षा देंगे तो जाहिर सी बात है एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा और लोग उम्मीद मैं कर सकता हूं कि इस तरीके का परिवेश आ जाएगा। भविष्य में उम्मीद ही कर सकता हूं कि अच्छा परिवेश होगा जिसमें लोग, बिल्कुल, हम लड़कियां सब ये और उम्मीद लड़के करेंगे दोनों और सुरक्षित माहौल कोशिश में ये रह करेंगे सकें। कि इसी दिशा में सार्थक कदम उठाए जाएं। दिलीप जी, कुल मिलाकर के जब कानूनों को लेकर के बात की जाती है, क्या सख्त कानून लाने से इन चीजों को लेकर के बचा जा सकता है क्या? और जो कानून बने उनका भी कोई डर नहीं है। पता सबको, आजकल जानकारी सबके पास खूब है। पहले होता था उठो लाल अब आंखें खोलो, और अब होता है उठो लाल अब डेटा खोलो। डेटा ऑन किया तो सारी जानकारी दर आपके मोबाइल में आ जाती है। क्यों दिलीप जी? नहीं आलोक जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जानकारी सबको है। हाँ। जानकारी होना और वास्तविक जानकारी होना दोनों में फ़र्क है। और गूगल पे जितना ज्ञान मिलता है उनमें वास्तविकता या अथेंटिसिटी कितनी होती है हम सब जानते हैं। अक्सर आपने देखा होगा घर में, परिवार में जो छोटा बच्चा होता है, हम उसको इस तरीके से चाहते हैं बेटा अगर ये शैतानी करोगे तो पुलिस अंकल पकड़ लेंगे या हम पुलिस अंकल को बता देंगे। तो ये बात हम उसको क्यों कहते हैं कि बच्चा इस बात से डर जाए कि वो गलती करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी। अगर इसी बात को हम एक एजुकेशनल फॉर्म में ले आए कि बेटा अगर ये गलती करोगे तो इस देश में इस गलती के लिए इस सजा का प्रावधान है, ये बात अगर हम एक लर्निंग प्रोसेस में ले आए। आप देखिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर कानूनों में लेकर के बड़ी सख्ती है और वहां अपराध बहुत कम होते हैं क्योंकि वहां का बच्चा जी। उस देश के कानून को जानता है।
उसे पता है कि इस गलती की ये सजा है। तो मेरा पहला फोकस इस बात पर है, ऑल्दो बहुत सारे लोग हो सकता है सहमत ना हो, कि कानून की जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है और कानून रेगुलर पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए जी। मॉरल एजुकेशन है, होनी चाहिए, घर पर शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन ये लॉ ड्रिवन सोसाइटी है। लॉ ड्रिवन सोसाइटी में लॉ हर बच्चे को जानना चाहिए तो और इसके शुरू लिए से फिर जानना इसके लिए चाहिए। अगर आप जरूरत बताइए आज के परिप्रेक्ष्य में, इन हालातों में, इन परिस्थितियों में, तो क्या लगता है कि जैसे एक जागरूकता कैंप लगाए जाएं या कुछ साप्ताहिक क्लास हो, पाठ्यक्रम में कुछ इस तरीके से क्या सुझाव देना चाहिए? जागरूकता कैंप हाँ। तो लगते हैं, बहुत सारी हाँ। ऐसी एनजीओज हैं जो ये काम करती हैं। मेरा जी। कहना है कि जो लॉ की बेसिक चीजें हैं, जैसे आप ये बताइए कि हम ये जानते हैं कि बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल जाएगा, ये ज्ञान आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। लेकिन गाड़ी चलाते समय अगर उससे एक्सीडेंट हो जाएगा या गाड़ी चलाते समय उससे कोई गलती हो जाएगी तो उसकी क्या सजा मिलेगी, ये बच्चे को नहीं पता हो जी। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, जो जैसे हमारे देश में कानून उम्र के हिसाब से लागू होता है, तो जिस उम्र के बच्चे पे जो कानून लागू होता है उस उम्र के बच्चों को क्लास में वो कानून पढ़ाया जाना चाहिए और ये चीजें स्टेप में पढ़नी चाहिए और स्टेप में बढ़ते बढ़ते यानी कि कानूनी जानकारी भी अब पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं शामिल होना होनी चाहिए। चाहिए। और सुनिए जागरूक, हाँ जी, कानून जी, हमारे यहाँ कानूनों की कमी नहीं है, हजारों में कानून है। और मैंने भी बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10 से ज्यादा कानून है। एक तो कानूनों की अधिकता सबसे बड़ा कारण होता है नॉन कंप्लायंस का, कानून कम होने चाहिए। और जो आपने कहा कि कानूनों में सख्ती होनी चाहिए, कानून ऑलरेडी सख्त हैं आलोक जी, कानूनों की सख्ती में कमी नहीं है। कमी है तो उनकी जो कंप्लायंस डिले होती है, जो सजा मिलने में समय लगता है, जो कानूनों के डिसीजन होने में टाइम बारिंग नहीं है, समय की बाध्यता नहीं है। चलिए कानूनों के इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मैं एक बार नेहा ऋषि मैम के पास आ रहा हूं। जिस तरीके से गाड़ी का उदाहरण दिया था, लेकिन आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आपको इतना फाइन मिलेगा, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपको इतना फाइन होगा। इन सब की तो जानकारी सबको खूब होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जानकारी क्या पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए इन सारी चीजों को, और होना चाहिए तो किस स्तर पर होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड पर होना चाहिए? मैं नेहा जी बिल्कुल आलोक सर, क्योंकि मैं एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ एक शिक्षक भी हूँ हायर एजुकेशन में, मैं दिलीप सर की इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ और एग्री करती हूँ। क्योंकि हमें अगर किसी को लर्निंग देनी है, सिखाना है, तो सिखाना रिवॉर्ड देकर भी होता है और सिखाना पनिशमेंट देकर भी होता है। तो ये बिल्कुल सही है, अगर कोई हेलमेट नहीं लगा रहा, उसका चालान कट गया, तो वो दोबारा ये गलती क्यों करेगा? और अगर उसके जेब में पैसे नहीं है तब वो और भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा अगर हम कहीं फंस गए तो क्या होगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसी जानकारियां आपको हर जगह मिल जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस मुद्दे के लिए जागरूकता कैंप कितना ही असर करेगा, क्योंकि कोई क्यों ही आएगा वहाँ, कोई क्यों सुनेगा आपकी बात, या क्यों 1-to-1 बैठ के काउंसलिंग कराएगा। मुझे लगता है कि स्कूलों में बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ और SCCT, बहुत सारे ऐसे पीरियड 1 घंटे के बनाए जाते हैं। सैटरडे फ्राइडे एक आधे घंटे का, 1 घंटे का एक ऐसा ओपन माइक, कोई ना कोई ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए जहां पर बच्चों से ऐसे ओपन इश्यूज़ पर बात की जाए, जहां पर उनको लेबल ना किया जाए कि तुमने ऐसी बात कह दी, तुमने कैसे सोच लिया, या तुमने ये कैसे बोल दिया, तुमने वो कैसे बोल दिया। क्योंकि देखिए, अगर आप एज के हिसाब से देखेंगे तो जैसे जैसे बच्चा टीन एज की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे उसको चीज़ों को रिसीव करने की क्षमता कम होती जाती है। जैसे जब बच्चा चाइल्डहुड में रहता है तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से मानता है कि मेरी मैम ने ये कहा है मुझे ये करना है, मेरे पापा ने कहा है मुझे करना है। लेकिन जैसे जैसे 12-13 साल की उम्र की तरफ बच्चे जाने लग जाते हैं, वैसे वो लॉजिकल होना शुरू हो जाते हैं। वो एज इट इज़ आपकी बातों को नहीं लेंगे, वो फिर उसमें अपना भी डिसीजन लगाएंगे, अपना भी दिमाग लगाएंगे, तब जाकर उसमें से कुछ जनरलाइजेशन निकालेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए इस तरह के ओपन सेशंस, इस तरह के कार्यक्रम जिसको बहुत रोचक बनाया जाए, ओपन सेशंस की जिस तरीके से आपने बात की, क्या हम इतने खुलेपन से उनके जवाब दे पाएंगे? हमारे बच्चे जो पूछ रहे, जो जिस सिस्टम है, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है बहुत सारे जो युवा पीढ़ी है आधी अधूरी जानकारी के अभाव में भटक रही, और यहां पर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि खुलेपन से आज भी चीजें अगर बेडरूम से निकल करके ड्राइंग रूम तब पब्लिक फोरम में आए तो ज्यादा बेहतर होगा इस तरीके की चीजें। आलोक जी, इसमें खुलेपन से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी ऐसे मुद्दे पर वहां बात करने लग जाएं, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए या बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति की क्रिएटिविटी कि वो कैसे उनसे इंटरेक्ट करता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कोई ऐसी बातचीत करेंगे तो जाहिर सी बात है कभी कोई नहीं बोलेगा। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं मीडिया के थ्रू, मूवीज के थ्रू, सीरियल्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, जिनसे कि हम किसी भी चाइल्डहुड या किसी भी टीनेज के साथ, उसके साथ एक रेपो स्टैब्लिश कर पाते हैं और उससे बहुत सारी बातचीत कर पाते हैं।
कई बार हम लोग ऐसे सेशन भी देते हैं कि जिसको जो समस्या हो वो कागज पे लिख दे, वो कुछ भी ना लिखे। अभी आप देखिए जागरण ने कुछ दिन पहले एक मुहिम चलाई थी जिसमें बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लिख रहे थे, उसके थ्रू मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिनको मैंने सॉल्व किया, और मैं आज भी कर रही हूँ। मैं तो खुला इस चीज़ के लिए बोलती हूँ कि कोई भी स्कूल कोई भी ऐसी चीज़ों के लिए बताए, मैं ये काम पूरी तरीके से समाज सेवा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने 200 को बताया, 2 पर भी फर्क पड़ गया तो वो 2 परिवार सुधर जाएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो आपने अभी बोली कि ये लड़का है, ये लड़की है, लड़का है, ये लड़की है, ये जो एक परवरिश का एक जो बीज बो दिया जाता है वो आगे चलकर बहुत ब्लास्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये सिखाएं कि ये इंसान है, समाज में 2 ही लोग हैं, महिला है, पुरुष है, इसके अलावा नहीं है। तो महिला पुरुष एक दूसरे का सम्मान करें, ये चीज़ हमको सिखाने की बहुत ज़रूरत है। केवल महिलाओं को या वो लड़की है इसीलिए उसको हमें 20 बातें एक्स्ट्रा बतानी है, ये इस तरह का करिकुलम या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक इनिशिएटिव स्कूल का होना चाहिए कि हफ्ते में एक ऐसा या तो काउंसलिंग सेशन रूम बनाया जाए जहां बच्चे 1 to 1 जाकर अपनी बात कह सके, एक ग्रुप इंटरेक्शन हो, कुछ ना कुछ तो हमें इसका एक तरीका बदलाव तो करना ही होगा और एक कदम भी आगे बढ़ाना होगा। आनंद जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं, मेरा कोई भी सवाल नहीं है, बस मेरा काउंटर सवाल है जो नेहा ऋषि जी ने कहा है, अब आप कितना एग्री हैं? आर यू एग्री विद मी, विद नेहा जी? नहीं, मैं बिल्कुल नेहा जी से पूरी तरह से सहमत हूं। और देखिए, अलग अलग स्तर पर जो है शिक्षा में बदलाव समय के आधार पर होता रहा। जब जब समाज से कोई मांग उठी है तो चाहे वो कोई भी सरकार रही है, उसने उसमें बदलाव किया है। और ये जो भी सुझाव आए अच्छी बात है, बिल्कुल सही है कि स्कूलों में इस तरह के शॉर्ट टर्म पाठ्यक्रम भी होने चाहिए, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। बहुत से स्कूलों में होती है और तमाम तरह की सुधार जो स्कूलों ने भी किए हैं, सरकार भी अपने स्तर पे कर रही है। आप देखिए, सरकार जो है लगातार विज्ञापनों के जरिए अखबारों में विज्ञापन देकर, सड़क सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार अपने स्तर पे लगातार जो है वो विज्ञापन जारी करती है, इस तरह की चीजों को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि वाकई समाज को भी जो है वो इसमें और भागीदारी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो बात हुई है, मुझे लगता है कि ये पहले काफी रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी बहुत सुधार हुआ है। जैसे जैसे लोग अवेयर हुए हैं, जैसे जैसे लोग शिक्षित हुए हैं और ज्यादा एजुकेशन सिस्टम जो है बेहतर हुआ है, तो इसमें भी कमी आई है। और लोग अब लड़के और लड़कियों को भी बराबर मानना, ज्यादातर परिवारों में मैं देख रहा हूं कि वो एकदम दोनों के लिए बराबरी की स्थिति हो चुकी है। चाहे वो जो भी मतलब परिवार है, कुछ परिवार में हो सकता है कि इस तरह की समस्या हो, लेकिन चीजों में काफी सुधार हुआ है। और ये जो चीजें कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक चीज लगातार इस डिबेट में जो आई कि ये जो बच्चों के हाथों में मोबाइल, आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल चली जाती है और लोग इसका ध्यान नहीं देते, बच्चे वो क्या चीजें देख रहे हैं, ये वाकई एक बहुत बड़ी समस्या। और मुझे लगता है कि यहाँ जो पैनल में बैठे हैं लोग, सबके मतलब ये हर घर की आज की डेट में समस्या हो चुकी है कि कई बार लगता है कि चलो बच्चा बदमाशी कर रहा है तो इसको एंगेज करने के लिए मोबाइल दे दो। और ये मुझे डॉक्टर वसीम बरेलवी ने एक बड़ा अच्छा शेर लिखा है, उसका समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जब ऑनलाइन क्लासेस बच्चे की जब चल रही, आज भी अब स्कूल में कोई छुट्टी होती तो ऑनलाइन का होमवर्क सारा आ जाता है, ऑनलाइन क्लास है, तो तब तो देना मजबूरी है ना। नहीं, वो देखिए वो एक अलग विषय हो गया कि ऑनलाइन क्लासेस, मैं तो कई जगह मैं देखता हूं 2-2, 3-3 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए जाते हैं। वो एक मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बच्चों को मोबाइल देना या टेक्नोलॉजी देना बड़ी खराब चीज है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसपे मॉनिटरिंग बड़ी आवश्यक है, क्योंकि इंटरनेट है, इस पर बहुत सारी चीजें, बहुत तरह की सामग्री है, अच्छी भी है, बुरी भी है। अब बच्चा किस तरह की चीज को देख रहा है, ये महत्वपूर्ण जी। नेहा ऋषि जी, एक सवाल आपसे कि जिस तरीके से अभी कई ऐसे ऐप आ रहे हैं जिसके आपका बच्चा क्या देख रहा है, मॉनिटरिंग भी हो सकती है अगर आप उसमें जाकर के, आप हिस्ट्री में जाकर के देखें, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से सोशल मीडिया और या इंटरनेट पर जो चीजें परोसी जा रही हैं उनसे हमें कैसे बचना होगा? क्या कुछ आप सुझाव देना, कुछ टिप्स ऐसे देना चाहेंगे, खास करके उन अभिभावकों को जो वर्किंग में हैं, जिनके बच्चे मोबाइल प्रेमी हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी, देखिए मोबाइल अब हमारी आवश्यकता बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोबाइल, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी से बच्चों को जोड़ना है, उनके 20 काम होते हैं जिससे, लेकिन ये बात अभी जो आपने कही, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बच्चों को होता क्या है ना, पहले हमारे ज्वाइंट फैमिली के कल्चर ज़्यादा हुआ करते थे, तो अगर पेरेंट्स बिजी हैं तो उनको देखने वाले, उनसे बात करने वाले, उनके साथ खेलने वाले बहुत सारे लोग थे। अभी क्या है कि मैक्सिमम जगह पे न्यूक्लियर कल्चर हो गया है, जहाँ पे
पे मेड है या तो पेरेंट्स नहीं है, तो बच्चे के अंदर जो एनर्जी है, अगर 8 साल का बच्चा उसके अंदर एनर्जी भरी हुई है तो वो काम क्या करेगा? अगर वो कहीं कुछ एक्स्ट्रा सीखने नहीं जा रहा, कुछ कहीं म्यूजिक, कहीं स्विमिंग, जिस तरह की वो हॉबीज मुझे लगता है वो प्रैक्टिस करता है, तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी उसको ऐसी चीजों में एंगेज करें जिससे कि मोबाइल से उसका ध्यान हट के उसकी एक्टिविटी की तरफ जाए। और जब बच्चों को एप्रिसिएशन मिलता है, उनको गिफ्ट मिलते हैं, उनको तरह तरह की तारीफें मिलती हैं, तो ये जैसी होती है कि वो उस काम को बार बार करना चाहती है। चलिए, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से आज तमाम सारे मुद्दों पर हमने बात की। आनंद जी आपका भी, समीर जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी, डॉक्टर नेहा ऋषि जी आपका भी, दिलीप यशवर्धन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के आज जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, एक समाधान की जरूरत है और एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। विचार हम सबको करना है। नमस्कार।